सुधांशु जी से रिएक्शन जानूं, लेकिन चूंकि आज दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है, लिहाजा निजामुद्दीन राई साहब से, निजामुद्दीन जी, ये बयान अपने आप में चर्चा को जो ध्यान देता ही है, बड़ी बात कि पार्टी को कहीं ना कहीं कि बीजेपी दंगे कराती है, रिएक्शन आपका? उसमें गलत राजा साहब ने क्या कहा है? कोई गलत बात नहीं कही, जो सत्य है इस देश में सभी को पता है। चाहे वो 2000 के दंगे हों या उसके अलावा दंगे हुए हों, चाहे बाबरी मस्जिद टूटने के बाद के दंगे हुए हों, 92 के दंगे हुए हों, तो दंगों में सीधा सीधा हाथ बीजेपी का होता है और ये प्रूव हुआ है। 84 में माया कोटरानी को जेल हुई, 84 तो सामने ही है ना। नहीं, 84 में तो है। गलत कहा क्या है? नहीं ठीक है, चलिए, तो फिर 84 का क्या कहेंगे? नहीं, 84 के दंगे जो हुए, उन हालात में भी जो लोग शामिल थे वो सब बाहर ही आ रहा है ना। उसमें देखिए, जो दंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है हिंदुत्व के प्रचार को गलत तरीके से करने की वजह से ये सब हुआ, और उसका शिकार हमेशा माइनॉरिटीज के लोग ही रहे। तो उसमें सबसे बड़ा रोल आरएसएस और बीजेपी का रहा है। चलिए सुधांशु जी, किस तरह से बयान को देखते हैं? और ये एक ऐसी चीज भी है जिसमें कि घूम फिर उस बात को डिफेंड करना, खासकर 2000 की बात जब आती है, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी के लिए मुश्किल होती है? अनुराग जी, ये सारी चर्चाएं ये बड़ी विकृत मानसिकता के साथ बातचीतें हो रही है यहाँ पे। ये भी विडंबना है कि जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ती हुई पार्टियां हैं वो हिंदू मुसलमान की बात कर रही हैं, और जिसको आप सांप्रदायिक कहते हैं वो विकास की बात कर रही है। अभी आपके ब्यूरो की रिपोर्ट से मैं बहुत थोड़ा आहत हुआ हूं। हमारा कौन सा बयान था जो हिंदू मुसलमान दंगे की बात कर रहा है या किसी दंगे की और प्रश्न उठा रहा है? नहीं, पर हिंदुत्व की बात करने पर इस देश में डिवीजन तो होता है ना। नहीं, सुनिए ना, क्या डिवीजन होता है? हम विकास की बात कर रहे हैं, हम कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, हम बात करें कि देश को प्रगति होनी चाहिए, और हम तो सांप्रदायिक हो रहे हैं और हम दंगे करवा रहे हैं। ये भी कमाल की बात है। और जो सेकुलर पार्टी है वो क्या सारी बात कर रही है, वो दंगे के अलावा कोई बात ही नहीं कर रही है। ये भी कमाल है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हम दोनों को एक ही थाली में क्या चट्टा बुट्टा मान रहे हैं? अरे क्यों मान रहे हैं? हमें कौन से किस बयान में, भाजपा के किस नेता के बयान में हिंदू मुसलमान? देखिए, हमारी बेसिक फिलॉसफी को समझ लीजिए। हमारी फिलॉसफी क्या है? सबके लिए न्याय, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, तुष्टिकरण किसी का नहीं। इसीलिए सारी राज्य सरकार हमारी जो है वो विकास की बात करती है, विकास की बात करती है, हर समुदाय के विकास। ठीक है, मैं ये तो सवाल पूछूंगा। हिंदू, सिख, ईसाई इसके विकास की नहीं बात कर रहे, हम देश के हर नागरिक के विकास की बात। अनुराग जी, ये होना चाहिए। अनुराग जी, कह रहा है, चाहे दिग्विजय ले लीजिए, चाहे मेरे साथी जो बैठे हुए अल्पसंख्यकों हर आदमी का यहाँ पे उससे जवाबदार कौन है? वो कह रहे हैं के किसी एक भी बच्चे को सेंट्रल से भेजी गई स्कॉलरशिप दिया क्या? आप सुधांशु जी से कहिए कि अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि गुजरात में मुसलमानों का विकास नरेंद्र मोदी या उनके गुर्गे उन्होंने किया है क्या? केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए मुसलमान ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रिटर्न किए गए। इससे बड़ी बात बीजेपी के लोग बोल सकते हैं। होगा बीजेपी की ट्रेनिंग चले मैं रोक रहा हूँ संक्षेप में एक सवाल पर। ठीक है, मैं ये सवाल पूछूंगा। मुसलमानों का डेवलपमेंट देखें कि नरेंद्र मोदी जी ने कितना डेवलपमेंट किया। ठीक है, मैं ये रिटर्न किए। उन्होंने गुजरात इस बयान को आज बात करने का काम बीजेपी रहेगी। बस रिक्वेस्ट है कि सुन लीजिए। देखिए, देश की सियासत में मुझे ऐसा लगता है कि ये डराने धमकाने की राजनीति चलती है इस देश में, और शुरू से मुसलमानों को हमेशा डराया जाता है। डराया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो पता नहीं तुम्हारा क्या हो गया। और ये जो बयान है ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण के लिए, ये मैं मानता हूं कि ध्रुवीकरण के लिए दिग्विजय सिंह ने दिया है, और ये इससे ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण होने से सारे मुसलमान तो एक साथ होंगे, लेकिन सारे हिंदू एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू
अब भी उस तरीके से सांप्रदायिक नहीं है, और हिंदू बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक बहुत बड़े दंगे हो जाते, बहुत सारे दंगे हो जाते। लेकिन एक सवाल है, एक सवाल यही है कि इस देश में जितने बड़े बड़े दंगे हुए हैं उन दंगों में किसका हाथ है, इस पे रिपोर्ट भी आया है और इस पे जांच भी चल रहा है। मैं 3-4 बड़े दंगों की बात करूंगा। भागलपुर दंगा में किसका हाथ था, मरियाना मेरठ के दंगे में किसका हाथ था, अभी हाल में जो मथुरा और यहाँ जो कोसी कला में जो दंगे हुए उसमें किसका हाथ था। तो मेरे ख्याल से जब इसमें हम बात करते हैं तो थोड़ा निष्प्रिय होकर बात करना चाहिए कि क्या वाकई भाजपा दंगे कराती है, क्या वाकई कांग्रेस दंगे कराती है, या ये कुछ स्वतः स्फूर्त तरीके से ये सब चीजें होती है, और राजनीति में इनका क्या स्थान है। लेकिन उदय जी, मैं दोस्तों संक्षेप में बहुत रिएक्शन, किसी भी दंगे के लिए उस समय के मुख्यमंत्री को उतना याद नहीं किया जाता। इनफैक्ट 84 के टाइम पे राजीव जी का वो बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन 84 के लिए उनको भी उतना याद नहीं किया जाता कि भाई क्या वजह रही थी। लेकिन 2002 के बाद जैसी आती है, नरेंद्र मोदी को माना जाता है कि रिस्पॉन्सिबल है। ये किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, नरेंद्र मोदी चूंकि उस समय थे वहां के, भागलपुर के दंगे के समय जो मुख्यमंत्री हैं वो याद नहीं है, और मथुरा में जो दंगे हुए तमाम लोग हैं उसमें उनको याद नहीं किया जाता। 93 के दंगे के समय मुंबई में कौन मुख्यमंत्री है आज किसी से पूछो पता ही नहीं होगा किसी को। तो मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी पर टारगेट क्यों है? नरेंद्र मोदी पर टारगेट इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को एक सिंबल के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो डराने के लिए सिंबल होता है। जैसे कि किसी भी जो जहां से हाई वोल्टेज वायर गुजरता है वहां पे एक कंकाल होता है और दोनों तरफ हड्डियां होती हैं। तो नरेंद्र मोदी को जब तक इस तरीके से करके कांग्रेस पेश नहीं करेगी तब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा। ठीक है, निजामुद्दीन जी, ये बात आप कह रहे थे कि विकास राजनीति कौन कर रहा है? सुनिए सुधांशु जी, अनुराग जी, अब बताइए, आपने सुन लिया, अब सारे दर्शकों को ये निर्णय लेना है, सांप्रदायिक राजनीति कौन कर रहा है, धर्म को एक्सप्लॉइट करना पॉलिटिकल पर्पज के लिए कौन कर रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है, कौन जो है मुसलमानों को हिंदू का डर दिखा के वो तो राष्ट्र के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है। ये विकृत मानसिकता जो है कांग्रेस और उनके जवान सदस्य, मेरे दोस्त जो है इतना चिल्ला के बोले, एक सुन लेते हैं, बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। जर्नलिस्ट है जी, इससे कहिए कि पत्रकारिता का धर्म निभाए और ईमानदारी से देश को बताएं। निजामुद्दीन जी, एक सवाल मेरा भी है। देखिए, पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। एक सवाल सुन लीजिए। पत्रकारिता का धर्म हम निभा रहे हैं, पत्रकारिता का धर्म हम निभा रहे हैं, आप राजनीतिज्ञ होने का धर्म निभाइए। एक बार सुन, और आप एक ही रिकॉर्ड को बार बार मत चलाइए। एक बार सुन लीजिए, जैसा आपने कहा कि अगर ये बताएं कि नरेंद्र मोदी ने 2002 का दंगा कराया नहीं कराया, लेकिन 2002 का दंगा नरेंद्र मोदी ने कराया नहीं, वो कराया तो ये आपकी सरकार और आपकी तमाम पार्टी की कोशिश के बाद किस अदालत ने प्रूव कर दिया? ये तो अदालत ने किसी अदालत ने प्रूव कर दिया। 2002 के बाद से केंद्र की तमाम सरकार यूपीए लगी रही है, तो ये कौन काम करवाया? 3 बार सिद्ध हो चुके हैं की अदालतों में जहां जहां मुकदमे चल रहे हैं सब में प्रूव हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम कहां पर आया? अभी उनकी मंत्री अरेस्ट हुई, उसको सजा नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम कहां पर आया? 84 के दंगे में आप झूठ बोलने की क्या बात है? कोई झूठ नहीं बोल रहा। झूठ अगर बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं अभी। अगर नरेंद्र मोदी ने कराया, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने दंगा कराया, सबूत क्या है उसका? चलिए, ये बात हो गया। कराने के 3 बार बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, आप इस बात को चलिए, सुधांशु जी, पास एक ही ये है क्या इसके लिए बीजेपी थोड़ा दोषी नहीं है कि हिंदुत्व की बात भी की गई कि हम मंदिर की बात करेंगे? जिस समय ये सब चीजें हुआ था तब उससे आपके विरोधियों को मौका मिलता है। सुनिए, सांप्रदायिकता में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? इस देश में धर्मनिरपेक्षता जो है उसने देश का माहौल खराब कर रखा है जी। आईएम के साथ कांग्रेस समझौता करके आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़े एमआईएम के साथ, तो वो जो है धर्मनिरपेक्ष है। अगर वो क्रिश्चियन कांग्रेस, केरल कांग्रेस जो कि क्रिश्चियन समुदाय से जुड़ी राजनीतिक संगठन है, ठीक है, उसके साथ में भी चुनाव लड़े तो वो धर्मनिरपेक्ष है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता को आप सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं। चलिए, इस बात पर इसलिए हम बार-बार कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल। लेकिन मुसलमानों के उत्थान की बात कौन करेगा? मुसलमानों के उत्थान की बात या मुसलमानों के साथ दंगे की बात होगी? सभी को रोक रहा हूं,
सभी को रोक रहा हूं, जल्दी हाजिर होता हूं, तो चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कुछ ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं कि दरअसल मुसलमानों की आर्थिक स्थिति क्या है। शहरों में कितनी फीसदी है? 38% गरीब हैं अगर मुसलमान हैं। गांव में 27% उनकी आबादी गरीब है। अभी हाल ही में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में तमाम चीजें जाहिर हुई, लेकिन यूपीए 2 सरकार उसको लागू करवा पाने में सफल नहीं हुई है। ग्रेजुएट कितने हैं, क्या हाल है, लेकिन तमाम चीजें हैं। और ये बात मैं उदय जी आपसे, वोट बैंक की बात तो होती है, जैसे निजामुद्दीन राई साहब ने कहा, ये बात की ऐसी स्थिति है, दंगे हो गए, लेकिन उनके उत्थान की बात नहीं कोई नहीं करता है। नहीं, कोई नहीं करता, उनके उत्थान की कोई बात नहीं करता। किसी ने अभी तक इस पर बात नहीं की कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को सीरियसली देखा जाए और उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। और सिर्फ दंगों की बात अगर हो और सिर्फ सांप्रदायिकता की बात हो, तो ये जो 13%, 14% तो वो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन निश्चित तौर से उससे थोड़े बहुत ज्यादा ही मुसलमानों की संख्या है और उनके प्रति किसी को सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति अगर है तो सिर्फ दंगों से सहानुभूति है। और ये हर आदमी अपना वक्त इस पर जाया करता है कि किसने दंगे ज्यादा कराए। अरे दंगे ज्यादा कराए ठीक है, दंगे ज्यादा हो गए, उसके बाद से किसका रिहेबिलिटेशन हुआ? मुसलमानों की ये जो तादाद है इतनी अशिक्षित है, ये क्यों है? ठीक है। अब अभी ये चल रहा है आईपीएस में 4% है, ऐसा क्यों है? ये सब सारे सवाल जो कि अच्छे सवाल हैं और जो कि पूरी एक कौम के पक्ष के सवाल हैं, उन पे चर्चा नहीं करते, उन पे चर्चा हम भी नहीं करते। ठीक है। और राजनेता भी नहीं करते, और राजनेता नहीं करते, दिग्विजय सिंह नहीं करते इस पर, नहीं मुलायम सिंह यादव करते हैं। लेकिन वो जैसे ही भय दिखाएंगे तो ऐसा लगता है कि सारे वोट बैंक वो उनकी तरफ हो जाएगा। ठीक है। मेरा मानना है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ठीक है। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुधांशु जी। मैं उदय जी की बात से 100% सहमत हूं कि वोट बैंक की तरह इनको यूज करा गया, इनके लिए कुछ नहीं करा गया। देखिए, इस देश के मुसलमान को शिक्षा नहीं दी, इस देश के मुसलमान को रोजगार नहीं दिया, इस देश के मुसलमान को व्यापार नहीं दिया, व्यवसाय नहीं दिया। भारत की जिंदगी की जो मेन स्ट्रीम है उसका इसको पार्टी नहीं बना के रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? ताकि अगर ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गया तो ये फिर जो है वोट बैंक जो है वो बनकर रहेगा ही नहीं। ये गिनी पिग बना हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समुदाय के नेतृत्व को ये समझ क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जब तक वो राजनीतिक पार्टी जब तक वो राजनीतिक संगठनों की वोट बैंक की पॉलिटिक्स का पार्ट बने रहेंगे, ठीक है, तब तक उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। उनके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। भावनात्मक इश्यूज जो है उन पर उनको लॉलीपॉप चुसा दो। मेरा सवाल यह था कि जैसे सबसे ज्यादा हमला इस समय बीजेपी पर, और मैं सिर्फ इसमें एक आखिरी चीज कह दूं। देखिए, ये फर्क इनके में और हमारे में है। हमारे गुजरात के अंदर मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं करा गया, उसकी तरक्की, उसके विकास के लिए पूरा काम हुआ। मध्य प्रदेश में पूरा काम हुआ। पर सिंबल के तौर पर अगर उनको टिकट मिल जाता वहां पर, सुनिए, अगर टिकट मिल जाता तो शायद आप पर आरोप कम हो जाते। अगर नरेंद्र मोदी जी जीत के तो आ रहे थे, ये प्रेडिक्शन था, लेकिन अगर टिकट देकर जितवा जाते तो शायद आरोप कम हो जाते। ये सारी टोकनिज्म की पॉलिटिक्स है कि आपको मंच पे 4 कठमुल्ले जो है दाढ़ी वाले बैठा दीजिए तो मुसलमान खड़ा हो गया। ऐसे नहीं होता है। आप उस अगर खेल के रूल तरह के हैं, अगर खेल के रूल तरह के तो राजनीति चलती है, शिक्षा कैसे दोगे उसकी चिंता करिए। आप हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम की नेशनल लाइफ में कैसे लेके आएंगे, ठीक है, उसकी चिंता करिए। निजामुद्दीन क्या हो रहा है? टोकनिज्म जो है वो असलियत से बिल्कुल परे है। चलिए, समय ज्यादा हो रहा है, लिहाजा आपको रोक रहा हूं। 4 मुसलमान को टिकट दे दी, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने कितनों को नौकरी दी, कितनों का ये बात मान लिया। निजामुद्दीन राई साहब, क्या बड़ी ईमानदारी से मतलब, इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, लेकिन क्या पिछले 50-60 सालों में आजादी के बाद से जो बात कही जाती है कि मुसलमान का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए हुआ है, इतने सालों में उनका उत्थान नहीं हुआ शिक्षा के तौर पर, नौकरियों के तौर पर, देश में भागीदारी के तौर पर, इस बात को मानेंगे? अनुराग जी, मैं सुधांशु जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुसलमान जो है कांग्रेस में इसलिए है कि वो वोट बैंक है। मेरा कांग्रेस का सवाल नहीं है, सवाल मेरा ये था, सवाल ये था का जो रोल था वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। मुसलमान है वोट बैंक है देश में, या बंटवारा हुआ। अगर कांग्रेस में होता तो क्योंकि कांग्रेस फतवा दिया था 311 उलमाओं ने, जो दफ्तर में रखा है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे। मुसलमान कांग्रेस के साथ इसके लिए नहीं रहते कि उन्हें वोट
देना है। निजामुद्दीन जी, जहां तक मुसलमानों की डेवलपमेंट की बात इसके करते साथ हैं रहते ही नहीं भाई। उनसे कहिए निजामुद्दीन जी, आप उसी लाइन ले रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा था। आपको यूपी में वोट पड़ता है, आपको मध्य प्रदेश में वोट पड़ता है, छत्तीसगढ़ में नहीं मिली थी। कभी वोट पड़ा और आपको? जहां तक गुजरात के मुसलमानों का हवाला देते हैं, मेरा सवाल तो दूसरा था, आप तो गुजरात मुसलमान में चले गए। अभी उधर की एक बात कही थी कि आप एक चीज को दोबारा दोहरा रहे हैं। उसको वो नहीं देते तो दूसरे का क्या करेंगे? वो झूठ बोलना उनका कर्तव्य है, काम है, क्योंकि उनके यहाँ ट्रेनिंग इसी बारे में हो जाती है। अरे साहब, सुन तो लीजिए। मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको तो ये चिंता है कि दंगा कब उदय जी, होगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। उदय जी, और उसके बाद ध्रुवीकरण होगा। मुसलमान वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल ज्यादा होता है। मुसलमानों की बड़ी मोहब्बत जी, बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और नया विजन ले आ रहे हैं, क्योंकि वो जो जी, जी, उदय जी। कर रहे हैं वो मुस्लिम ये जो मुस्लिम लीडर ये प्रश्न ये है कि आजादी के 65 साल के बाद, सुधांशु जी मेरी बात सुनिए, सुधांशु जी और राइन साहब आप भी सुन लीजिए। राइन साहब आप राइन साहब, अगर आप देखिए बात कीजिएगा, आप भी बात कीजिएगा, अगर आप तो हम आपको पॉइंट डाउन करेंगे। आप भी जरा सा बात सुन लीजिए, ये मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोले, आप बोले। तैयार नहीं ये 1947 में देश के आजाद होने के बाद इस देश पर सबसे ज्यादा दिनों तक किसने शासन किया? अगर जिसने शासन किया उसके समय में मुसलमानों का उत्थान कितना हुआ, जी। क्या ये हमें पूछने का अधिकार नहीं है? आज भी मुसलमान में जो मध्यम वर्गीय तबका है, जो किसी भी कौम के सोचने समझने वाला तबका होता है, उनका विकास क्यों नहीं हुआ? तो उनका विकास इसलिए नहीं हुआ कि जो मुसलमानों की लीडरशिप है, वो लीडरशिप हमेशा रिलीजियस लीडरशिप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती रही है। और जैसे ही वो अलग होगा, अलग होने का प्रोसेस बहुत ही तेजी के साथ शुरू हो गया। मुसलमानों के बीच में मध्यम वर्गीय तबका, जो कि सबसे लिबरल तबका होता है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। और जैसे ये तबका बढ़ जाएगा, हमारे ख्याल से मुसलमानों को भी तरक्की की और विकास की उतनी ही जरूरत होगी जितनी किसी और की। निजामुद्दीन राइन साहब, बहुत संक्षेप में, समय तो आपने खा लिया, लेकिन एक अगर 20 सेकंड में जवाब दे पाए। मेरा सवाल दूसरा था कि क्या मुसलमान का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर नहीं होता रहा है? आज आप भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2002 की बात कर रहे हैं, वो डर नहीं दिखाया जाता कि देखिए बीजेपी के बिना बीजेपी आई तो ये हो जाएगा? नहीं, वो भेड़िया आया वाली कहानी है। बहुत संक्षेप में, समय खत्म हो गया बिल्कुल। कि ऐसा है, इसमें डर का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मुसलमान किसी से डर के वोट नहीं देता। अभी मुसलमान बहुत ताकतवर है और बहुत समझदार है, बहुत सिंसियरिटी से काम करता है। अगर बहुत ताकत का डर था तो उत्तर प्रदेश में बदलाव क्यों आया? इस तरह की बातें करना फिजूल की है। मुसलमान अभी सिंसियर है, सोचता है, सोच समझ के करता है। इसी नोट पर खत्म करता हूं, हालांकि चर्चा ज्यादा हो सकती है। यह है कि जब उसके साथ कहीं जाति होती है, अगर उस बात पर कोई चिल्लाता है तो उसको सांप्रदायिकता धन्यवाद, मुसलमान मारा जाए और वो बोले नहीं। धन्यवाद। और बीच में काटने के लिए माफी सभी के लिए, जो है सांप्रदायिक नहीं है। बीच में काटने के लिए माफी, समय खत्म हो रहा है, लिहाजा सभी का धन्यवाद। सुधांशु जी, शुक्रिया। चेस्ट थंपिंग करते करते शुक्रिया सुधांशु जी। निजामुद्दीन राइन साहब धन्यवाद। उदय जी, आपका भी शुक्रिया। मुसलमान वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, इसका जवाब ना देने के लिए राइन साहब शुक्रिया, समय निकालने के लिए। सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। उदय जी, आपका भी धन्यवाद। खासकर में इतना ही, नमस्कार।